Good morning, everyone. Today I am again in front of you to teach you some important topic. The name of the topic is spotting error. This is a very important topic, and this topic is asked in bank examinations and also SSA examinations. So this is a very important topic, and I would like to teach you some questions also, and I would like to use both languages, Hindi and English, so that it can be very useful to you. सो इन दिस थिंग थोड़ी मैं हिंदी में भी बात करूंगा ताकि आप सभी को समझ में आ सके, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को, ताकि ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रह सके। तो आज मैं जो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और अभी तो दूसरे एग्जाम, चाहे वो आरपीएससी के एग्जाम हो या यूपीएससी के एग्जाम हो, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमने आज तक जितना भी याद किया है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो हमें वापस रिमाइंड हो सके और हम अपने आप को चेक कर पाए कि हमारा नॉलेज कितना अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें से ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस कुछ पार्ट में डिवाइड है और उन पार्ट में एरर है वो आपको पता लगानी है। इफ देयर इज नो एरर, यदि कोई एरर नहीं है, योर आंसर इज 4, तो आपका आंसर होगा 4। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंटेंस है, जैसे पहला सेंटेंस है, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। ये जो सेंटेंस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, देयर इज नो मनी इन, ये पहला पार्ट है। यदि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा 1। द बैंक इन राजेश एंड, ये जो है पार्ट सेकंड है, यदि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा 2nd। एंड थर्ड पार्ट है रीनाज जॉइंट अकाउंट, यदि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। यदि किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर, मतलब कि 4 नंबर। क्लियर? तो यहां पर अब इसको देखते हैं, हम ग्रामर के रूल्स को थोड़ा वापस रिमाइंड करते हैं। देयर इज नो मनी, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी जो है, मैं थोड़ा यहां से पेन ले लेता हूं, मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो मनी इन, बिल्कुल करेक्ट है। इन द बैंक, बैंक में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। किसके, कहां पर, इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट, राजेश के और रीना के जॉइंट अकाउंट में। तो यहां पर कुछ एरर है। एरर क्या, देखिए, ये जो राजेश के और रीना के जॉइंट अकाउंट, ये अपोस्ट्रोफी एस यूज किया गया है, ये अपोस्ट्रोफी एस, इसका एक रूल है। रूल क्या है, जैसे हिंदी में बात कर, जैसे कि मनोज का बैग, तो हम क्या लिखेंगे, मनोज बैग। क्या, कैसे लिखेंगे इसको, जैसे हमने लिख दिया मनोज, मनोज, ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहां पर, मनोज। अब मनोज के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मनोज के ऊपर लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस। क्या लगाएंगे, ये अपोस्ट्रोफेस, इसका अपोस्ट्रोफेस का मतलब होता है मनोज का। तो मनोज का बैग, तो मनोज बैग हम इस तरह से बोलेंगे। मनोज और अशोक का बैग है तो मनोज एंड अशोक्स बैग, इस तरह से बोलेंगे क्योंकि दोनों के बैग अलग अलग है। तो कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने बोला मनोज का और राम का बैग, एक बैग किसका है, एक बैग है मनोज का और दूसरा बैग है राम का। तो 2 बैग हमारे पास, तो कैसे बोलेंगे इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मनोज एंड राम्स बैग, मनोज एंड राम्स बैग। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर मनोज एंड राम्स बैग, मनोज एंड राम्स बैग, ये अपोस्ट्रोफिस लगा के करना पड़ेगा, मनोज एंड राम्स बैग। तो यहां पर बैग जो हमारे पास में कितने हैं, ये हमारे पास में टोटल 2 बैग है। तो क्या बोलेंगे, मनोज एंड राम्स बैग, क्योंकि 2 बैग हैं, दोनों का अलग अलग, तो मनोज एंड राम्स बैग। लेकिन यदि एक ही बैग होता और इन दोनों के मालिक मनोज और राम होते तो यहां पर मनोज के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, हम मनोज के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, हमें हटाना पड़ता। तो ये रूल है इंग्लिश ग्रामर का। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि
कोई भी किसी के पजेसिव केस में दिखाना अपोस्ट्रोफिस के द्वारा और दोनों ही पर्सन उसके मालिक है एक ही चीज के, तो सिर्फ बाद वाले राम के ऊपर यहाँ पर जो है एक राम के ऊपर अपोस्ट्रोफिस आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो चीज है, तो यहां पर राजेश का और रीना का ज्वाइंट अकाउंट, तो ज्वाइंट अकाउंट है मतलब दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, तो दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, तो राजेश के ऊपर जो अपोस्ट्रोफिस है यहां पर नहीं आएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज ज्वाइंट अकाउंट। तो ये जो अपोस्ट्रोफिस लिखा गया है ये बिल्कुल ही गलत है, ये हमें ध्यान रखना है, ये अपोस्ट्रोफिस बिल्कुल ही गलत है। क्लियर? जैसे मुझे कहना है राम और मनोज के फादर, तो राम और मनोज यदि सगे भाई है तो कैसे बोलेंगे, राम एंड मनोज फादर। क्लियर? लेकिन राम और मनोज सगे भाई नहीं है, दोस्त है, और उन दोनों के फादर आए हैं मिलने के लिए, तो क्या बोलेंगे, राम्स एंड मनोज फादर्स, मतलब दोनों के ऊपर अपोस्ट्रोफिस लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर जो सेकंड पार्ट के अंदर एरर है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2, तो आपका यहां पर एरर आंसर होगा 2। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सीईओ हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। अब इस सेंटेंस में देखो कौन से पार्ट में एरर है। सबसे पहले देखो द सीईओ, सीईओ कितने हैं, एक ही है, तब एक है तो इसके साथ में हैज का यूज हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। अब हैज के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहां पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, डिसाइडेड, ये भी करेक्ट है। तो सीईओ हैज डिसाइडेड, यहां तक सेंटेंस करेक्ट है। उसके बाद में टू आया, टू के बाद में से मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रूल है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यहां पर भी सेंटेंस करेक्ट है। तो द सीईओ हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को विजिट करने का डिसीजन किसने लिया है, सीईओ ने लिया है। तो यहां पर ऑल का यूज हुआ है, तो इसका मतलब कि डिपार्टमेंट्स प्लूरल होना चाहिए, यहां पर डिपार्टमेंट्स प्लूरल हैं, तो यहां तक भी सेंटेंस सही है। ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको विजिट करने का डिसीजन लिया है। कब विजिट करेंगे, टुमारो, टुमारो इवनिंग, कल की इवनिंग को। क्यों, टू रिव्यू, देखने के लिए, ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए मतलब कि फिर से देखने के लिए। लेकिन याद रहे रिव्यू के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, तो यहां पर ये जो प्रीपोजिशन ऑफ बिल्कुल गलत आया है, तो आपका आंसर होगा पार्ट 3, तो थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो मिस्टेक थी प्रीपोजिशन की थी, वापस मैं रिमाइंड कर देता हूं आपको, रिव्यू के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। सेंटेंस किस तरह से रहेगा, द सीईओ हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू द सिचुएशन, ऑफ नहीं आएगा, तो थर्ड पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेहा is a very good fashion designer but her designs are not easily accessible with the public। नेहा जो है एक बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर है, लेकिन उसके जो डिजाइन है इजीली एक्सेसिबल नहीं है पब्लिक के साथ में, मतलब कि लोग जो है इजीली, लोग पब्लिक जो है उस डिजाइन की तरफ आसानी से नहीं पहुंच पाती है, या फिर यूं कह सकते हैं उसकी डिजाइन जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। एक बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर होने के बावजूद भी उसकी जो डिजाइन है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहां पर देखते हैं किस पार्ट में रहे, नेहा सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इस आता करेक्ट है। यहां तक नेहा इज ए वेरी गुड फैशन डिजाइनर एक ही है, इसलिए इसके साथ में आर्टिकल ए का यूज हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। तो नेहा इज ए वेरी गुड फैशन डिजाइनर, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। बट हर डिजाइन, लेकिन उसकी डिजाइन बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए इसके साथ में आर का यूज हुआ है, सेंटेंस यहां तक भी बिल्कुल करेक्ट है। आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, किसके साथ एक्सेसिबल नहीं है, विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ। यहां पर वापस वही मिस्टेक है, प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, यहां पर विद नहीं आएगा, एक्सेसिबल के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। किसका यूज होगा यहां पर होगा टू का यूज, जी हाँ, यहां पर होगा टू का यूज। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइंस आर नॉट इजीली एक्सेसिबल टू द पब्लिक। तो थर्ड पार्ट में एरर होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर? यहां पर भी प्रीपोजिशन की मिस्टेक थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका अगला क्वेश्चन है ये, द टू men were quarreling with one another claiming the same watch as their own। अब देखो इस यहां पर कौन से पार्ट में एरर पता लगाना आपको।
द टू मैन, दो आदमी थे। मैन का प्लूरल मैन होता है, सिंगुलर जो होता है एम ए एन होता है, प्लूरल एम ई एन होता है। तो टू मैन, दो आदमी थे। सेंटेंस यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है। आदमी दो थे तो प्लूरल एम ई एन का यूज यहां पर किया गया है। और दो आदमी थे तो वर्ब भी प्लूरल होगी वर्ब। तो दो आदमी क्या कर रहे थे, क्वारलिंग कर रहे थे, मतलब कि झगड़ रहे थे विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, द सेम वाज एज देयर ओन, की एक ही घड़ी थी और वो उनकी थी, मतलब उसकी थी। एक आदमी कह रहा था मेरी थी, दूसरा आदमी भी कह रहा था मेरी थी। तो दोनों आदमी घड़ी को लेकर के झगड़ रहे थे। तो द टू मैन वर, सेंटेंस करेक्ट है। और वर्ग के साथ में, वॉज वर्ग के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। यहां तक सेंटेंस करेक्ट है। विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब वन अनदर का रूल क्या होता है, ध्यान रखें। देखिए दो वर्ड है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए दो वर्ड है। एक है ईच अदर, एक है ईच अदर, एक है आपका ईच अदर। ईच अदर, अब ईच अदर का यूज जो होता है हमेशा किसके लिए होता है, सिर्फ दो के लिए होता है। लेकिन जो वन अनदर है उसका यूज दो से अधिक के लिए होता है। वापिस मैं इसको देखकर रिपीट कर रहा हूं, ईच अदर का यूज हमेशा दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए हमेशा वन अनदर का यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं मैंने और राकेश ने एक दूसरे की हेल्प की, ठीक है। तो राकेश एंड आई हेल्प्ड ईच अदर। क्यों? क्योंकि मैं और राकेश दो जने थे, तो दो जने थे तो यहां पर ईच अदर का यूज होगा। तो राकेश एंड आई हेल्प्ड ईच अदर। लेकिन दो से ज्यादा, माने कि राकेश भी था, मनोज भी था और मैं था, हम तीन जने थे और हम तीनों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो यहां पर एक दूसरे के लिए हम ईच अदर का यूज ना करके वन अनदर का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर रूल क्या अप्लाई होता है, दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज होता है। तो क्या बोलेंगे, राकेश, मनोज एंड आई हेल्प्ड वन अनदर। क्लियर है? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, दो जनों के लिए ईच अदर का यूज होता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज होता है। इन दोनों को ही हिंदी में एक दूसरे के लिए बोला जाता है, एक दूसरे के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। क्लियर है? एक और सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि अशोक ने और मनोज ने एग्जाम में एक दूसरे को सपोर्ट किया, या इलेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो अशोक एंड मनोज सपोर्टेड ईच अदर, दो जने थे तो ईच अदर। तो अशोक एंड मनोज सपोर्टेड ईच अदर इन द इलेक्शन। लेकिन तीन जने हो, अशोक, मनोज एंड सुरेश, तीन जन हो गए। तो अशोक, मनोज एंड सुरेश सपोर्टेड वन अनदर इन द इलेक्शन। क्लियर है? तो यहां पर दो आदमी थे तो वन अनदर नहीं आएगा, यहां पर ईच अदर आएगा, इसलिए सेकंड पार्ट में एरर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसकी तरफ। दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। ये जो क्लोथ्स हैं, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स मतलब इस प्रकार के जो कपड़े हैं, आर रादर एक्सपेंसिव, थोड़े महंगे हैं, फॉर मी, मेरे लिए, टू बाय, खरीदने के लिए। मतलब ये जो कपड़े हैं खरीदने के तौर पर मेरे लिए थोड़े महंगे हैं। तो यहां पर दीज काइंड्स, याद रहे दो वर्ड होते हैं, एक होता है दिस, एक होता है दिस, और दूसरा है दीज। दो वर्ड है, ध्यान रहे। दिस का मतलब होता है यह, दीज का मतलब ये, या दिस मतलब दीज को इन भी बोल सकते हैं। तो दिस का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होगा, और दिस का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ होगा। दिस का यूज सिंगुलर के साथ और दिस का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होगा। तो दीज काइंड्स होगा, दिस होता तो हम कहते हैं दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, इस प्रकार का कपड़ा, कपड़े ज्यादा हैं, कपड़े ज्यादा हैं। तो दीज तो सही है, लेकिन दीज के साथ में यहां पर एस आएगा, दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ, इस प्रकार के कपड़े। दीज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ड आता है। दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। तो आपका आंसर हुआ 1। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में एरर है, आपका आंसर हुआ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Unless you don't obey your elders, you will not succeed in your life. Unless का मतलब क्या होता है? जी हाँ, unless का मतलब होता है
अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट, मतलब कि यदि नहीं। तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, यदि तुम अपने एल्डर्स का मतलब को बड़ों को ओबे नहीं करते हो, मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, यदि तुम बड़ों का कहना नहीं मानते हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, तो तुम सफल नहीं होंगे इन योर लाइफ, अपने जीवन में। क्लियर? तो अनलेस का रूल ये कहता है, अनलेस के अंदर क्या छुपा हुआ है? अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो अनलेस में ऑटोमेटिकली नॉट छुपा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में अनलेस आता है उसके बाद में कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट ऑलरेडी यहां पर छुपा हुआ है। तो यहां पर नॉट नहीं आएगा तो नॉट हटाना पड़ेगा, और जैसे ही हम नॉट हटाएंगे तो साथ में डू भी हट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल ये कहता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा डू डज का यूज नहीं होता, सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये डोंट हमें हटाना पड़ेगा यहां से। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बनेगा? अनलेस यू ओबे, यदि तुम ओबे नहीं करते हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो। रिपीट कर रहा हूं मैं, सुन लीजिएगा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। तो यदि अनलेस यू ओबे, यदि तुम आज्ञा का पालन नहीं करते हो। क्लियर है? तो अनलेस में ही नॉट छुपा हुआ है, इसलिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, यदि तुम अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। तो अनलेस जहां पर भी आता है उसके बाद नॉट कभी भी नहीं आता है। तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। क्लियर है? लेकिन सेंटेंस को थोड़ा और समझते हैं। यू विल नॉट सक्सीड, कुछ स्टूडेंट ये देख रहे होंगे कि जो सक्सीड लिखा हुआ है ये क्या है? देखिए, सक्सीड जो है वर्ब है। सक्सीड क्या? वर्ब है, और विल के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। एक और इसमें शब्द है, एक और वर्ड है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं सक्सेस। क्या बोलते हैं? सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, ये नाउन है। एक और वर्ड आता है सक्सेसफुल। क्या वर्ड है? सक्सेसफुल। इसका मतलब होता है सफल, जैसे कि वो एक सफल बिजनेसमैन है। हम क्या वर्ड यूज करें? सफल। वो एक सफल बिजनेसमैन है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हर वर्ड का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे सक्सेसफुल, वो एक सफल बिजनेसमैन है, ही इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और सक्सेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सफलता, ये नाउन है। जैसे कि मुझे सफलता चाहिए, तो आई वॉन्ट सक्सेस। ठीक है? सफलता की हर आदमी प्रशंसा करता है, तो सक्सेस इज एडमायर्ड बाय ऑल। तो सक्सेस का मतलब सफलता, लेकिन सफल होना इसके लिए होता है सक्सीड। ये एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म भी होती है सक्सीडेड। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी किसकी? वर्ब की आएगी। तो वर्ब क्या है? सक्सीड। ये सेंटेंस यहां पर करेक्ट है। एरर कहां पे थी? एरर थी फर्स्ट पार्ट में, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 8 अगस्त को 2017 में जो हुआ था एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया था। हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। मतलब कि मैं एग्जीबिशन में पहुंचा ही था, एक प्रदर्शनी में पहुंचा ही था कि मैंने रॉबरी के, एक मेजर रॉबरी के बारे में, बहुत बड़ी लूट के बारे में वहां पर मैंने सुना। मतलब जैसे मैं पहुंचा वहां पर मैं पहुंचते ही उसके बारे में मैंने सुना। तो हार्डली मतलब मुश्किल से ही। हार्डली और स्केर्सली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही। और हार्डली का यूज जहां पर यदि सेंटेंस की शुरुआत में हो तो उसके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो ये सेंटेंस यहां तक करेक्ट है। तो हार्डली के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेड का होता है। तो यहां पर सेंटेंस यहां तक करेक्ट है। और हेड का जहां यूज होगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये रीच्ड थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो यहां पर देखिए एक चीज नोट कीजिए, यहां पर हेड का यूज सब्जेक्ट से पहले हुआ है। सब्जेक्ट से पहले जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन ये सेंटेंस अभी तक प्रश्नवाचक नहीं बना है। क्यों? क्योंकि रूल यहाँ पर अलग है। यहाँ पर रूल क्या है? हार्डली के बाद में यदि सेंटेंस की शुरुआत में हार्डली का यूज होता है या स्केर्सली का यूज होता है तो उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब का यूज होने के बाद भी सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। तो हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन। क्लियर? तो यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सेंटेंस सही है। हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन का मतलब हो गया कि मैं
एग्जीबिशन में पहुंचा ही था, मैं मुश्किल से एग्जीबिशन में पहुंचा ही था। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां, जो सेंटेंस को गलत कर देता है, क्योंकि हार्डली जहां पर भी यूज होता है वहां पर वेयर का यूज नहीं होता है। किसका यूज होता है? वहां पर हमेशा यूज होता है व्हेन का यूज। क्लियर? यहां पर व्हेन का यूज होगा। तो हार्डली ये सेंटेंस जो है दो क्लोज में डिसाइड, दो क्लोज में डिवाइडेड है। हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन, यहां पर हार्डली का यूज हुआ है। और दूसरा क्लोज है आई लर्नड अबाउट द मेजरेबरी, तो दूसरे क्लोज की शुरुआत में ही व्हेन का यूज होगा। ध्यान रहे, जब भी हार्डली और स्केर्सली आता है तो दूसरे क्लोज की शुरुआत में हमेशा व्हेन का यूज होता है, वेयर का यूज नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट में एरर है, आपका आंसर हो गया सेकंड। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको वाकई में क्वेश्चन समझ में आए हैं और यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।